Yes, we are live now. Friends, welcome to our YouTube channel स्टडी साइंस। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है हमारा फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और आज का हमारा तीसरा सेशन है इस चैप्टर के ऊपर। और आज हम देखने वाले हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफ़ेक्ट क्या होता है, या फिर केमिकल्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कि हमने पहले सेशन में इससे पहले क्या देखा था। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से हमने सेल से स्टार्ट किया था। सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल। फिर उसके हमने सिम्बॉल्स देखे थे। फिर बैटरी क्या होती है, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट क्या होते हैं, यानी कि जहाँ पर सर्किट कंप्लीट होता है उसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं, और जब सर्किट कट हो जाता है या फिर हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो ओपन सर्किट कहलाता है। फिर हमने देखा था स्विचेस क्या है, और उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। और आज फिर हमने कंडक्टर्स भी उसी के अंदर देखे थे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं। आज के सेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। आप जब भी पेपर उठाएंगे तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जिसने पहले के दो सेशन नहीं देखे हैं वो दो सेशन भी देख ले, ताकि आपका जो है सो बेसिक इसमें अच्छा सा हो सके। और बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। देखिए, मटेरियल्स आर ऑलवेज क्लासिफाइड एज गुड एंड पुअर कंडक्टर। हमने देखे थे कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रवाहित होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, मेटल के तार्स कोई भी, तो या फिर सिल्वर और गोल्ड हो गया, तो ये है आपके कंडक्टर्स। और ऐसी सामग्री या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं कर सकती, हम उसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गई, ड्राई वुड जिसे हम कहते हैं, या फिर आपका प्लास्टिक हो गया, तो ये आपके इंसुलेटर है, या फिर रबर है। और इसी तरह से अब अगर कंडक्टर्स की हम बात करेंगे दोस्तों, तो कंडक्टर्स भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। एक होता है आपका गुड कंडक्टर और दूसरा होता है पुअर कंडक्टर। तो देखिए, करंट आपका जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये आपकी फ़्लो तो करती है। पुअर कंडक्टर वो होते हैं यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव कम होता है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कम फ़्लो करती है, ना के बराबर फ़्लो करती है, तो उसे हम कहते हैं पुअर कंडक्टर। देखिए, चलिए देखते हैं इसके डिटेल में क्या है। गुड कंडक्टर किसे कहेंगे? सम मटेरियल्स कैन अलाउ द कंप्लीट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम एंड आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कुछ सामग्रियां अपने माध्यम से बिजली के पूर्ण प्रवाह की अनुमति दे सकती है और उन्हें बिजली का अच्छा संवाहक कहा जाता है। यानी कि गुड कंडक्टर हम किसे कहेंगे दोस्तों? जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर ख़ास करके अगर आप बात करेंगे सिल्वर की, तो सबसे बेस्ट जो कंडक्टर आपके माना जाता है वो है आपका सिल्वर। तो आप कहेंगे कि सिल्वर को हम वायर्स के अंदर क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि सिल्वर महंगा होता है, आपको भी पता है। और जिस तरह से हम कॉपर के या एल्युमिनियम के बारीक तार बना सकते हैं, उस तरह से सिल्वर के तार बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ज़्यादा कॉस्टली होता है सिल्वर, इसलिए ज़्यादातर सिल्वर को हम यूज़ नहीं करते कंपेयर टू एल्युमिनियम एंड कॉपर। उसके बाद आपका कॉपर होता है, फिर आपका एल्युमिनियम है, गोल्ड भी आपका गुड कंडक्टर में आता है। फिर साल्टी वाटर, जो ओशियन का या फिर समंदर का हम पानी जिसे कहते हैं, तो वो भी आपका गुड कंडक्टर है। तो ये होते हैं आपके गुड कंडक्टर। और उसी तरह से पुअर कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए, सम मटेरियल्स कैन अलाउ अ लिटिल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सम मटेरियल्स कैन अलाउ अ लिटिल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कुछ सामग्रियां अपने माध्यम से बिजली के थोड़े से प्रवाह की अनुमति दे सकती है और उन्हें बिजली का कुचालक कहा जाता है। यानी कि ज़्यादा वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ़्लो नहीं करेगी, आपका जो करंट है वो वहाँ से ज़्यादा नहीं दौड़ेगा, बस थोड़े से वहाँ पर जो सो इलेक्ट्रॉन या फिर जो चार्जेस होते हैं वो थोड़ा फ़्लो करेंगे, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है, तो उसे हम कहते हैं पुअर कंडक्टर। अब पुअर कंडक्टर की अगर आप मिसाल देखेंगे दोस्तों, तो
देखिए आपका जो वाटर होता है, अगर वाटर के आप पानी की अगर आप मिसाल लेते हैं तो पानी के अंदर आप अगर डिस्टिल वाटर है तो डिस्टिल वाटर आपका पुअर कंडक्टर है। डिस्टिल वाटर जो होता है ये पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन उसी डिस्टिल वाटर के अंदर अगर आप नमक को डाल देंगे, उसी डिस्टिल वाटर के अंदर आप अगर नमक को डालते हैं तो वो आपका एक गुड कंडक्टर बन जाता है, जहाँ से एक अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ़्लो करती है। तो ये दो एग्जांपल है उसके, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब देखिए लिक्विड की जब बात आती है, हम देख रहे हैं कि केमिकल इफ़ेक्ट क्या है इलेक्ट्रिसिटी का। तो लिक्विड की जब बात आती है दोस्तों, कैन लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या लिक्विड के अंदर से आपके इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है, आपका जो करंट होता है वो वहाँ से प्रवाहित होता है, वो वहाँ से बहता है। तो देखेंगे वाटर कंटेनिंग साल्ट एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमने अभी बात की कि जिस पानी के अंदर आपके नमक और मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं, यानी उसमें घुले हुए होते हैं, वैसा पानी, उस तरह का जो वाटर होता है वो हमेशा से आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पानी में घुले लवण और खनिज हमेशा बिजली का संचालन करते हैं। ये बात याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्टी वाटर जो होता है या फिर सी वाटर या ओशन वाटर जो होते हैं, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो जी हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसके बाद डिस्टिल वाटर विच डज़ नॉट कंटेन एनी साल्ट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि डिस्टिल वाटर है आपका, जो आपका डिस्टिल वाटर होता है, अशुद्ध जल जिसे हम कहते हैं, जिसमें कोई लवण नहीं होता, वो विद्युत का संचालन नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर कोई साल्ट नहीं है, किसी तरह का साल्ट या मिनरल्स उसके अंदर नहीं है, तो वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अगर वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती भी है तो उसे हम पुअर कंडक्टिंग कहेंगे या पुअर कंडक्टर कहते हैं उसे। एनी सोल्यूशन ऑफ एसिड और बेसिस कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर एसिड या फिर बेसिस होते हैं, ऐसे सोल्यूशन भी आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अम्ल या क्षार कोई भी घोल बिजली का संचालन भी कर सकता है। यानी कि एक हो गया आपका सी वाटर या फिर साल्टी वाटर जो होता है, और मिनरल जिस पानी के अंदर आपके नमक और खनिज मिले हुए वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो कर रहा है, और जिसके अंदर आपका एसिड और बेस है वो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो कर रहा है। लेकिन आपका जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये बात याद रखिएगा। अब अगर इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, मटेरियल अंडर टेस्ट, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टेबल को थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, इसके ऊपर आपके 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए मटेरियल्स की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टिल वाटर जो है आपका, ये डिस्टिल वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी को हम देखते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसे कंडक्टर और इंसुलेटर के बजाय आप उसे गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के अंदर क्लासीफाई कीजिए उसको, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो डिस्टिल वाटर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो डिस्टिल वाटर हमारा पुअर कंडक्टर है, हमने अभी बात की थी। उसके बाद अगर हम टैप वाटर की बात करते हैं, नल का पानी जो होता है, टैप वाटर जो होता है, उसके अंदर आपको साल्टी या फिर मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, तो वो आपके गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब भी आप जैसे कोई अगर टैप वाटर यूज़ करते हैं या फिर अपना वाटर पंप या फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह लगाकर नल का पानी लेते हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा वहाँ पर, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ़्लो करती है, जिसकी वजह से शॉक लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो टैप वाटर जो होता है ये भी आपका गुड कंडक्टर होता है। लेमन जूस यानी कि नींबू का जो जूस होता है ये भी आपका गुड कंडक्टर होता है। और अगर विनीगर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो विनीगर आपका पुअर कंडक्टर होता है। ये सिरका जिसे हम कहते हैं ये पुअर कंडक्टर होता है। कुकिंग ऑयल, जो पकाने के लिए जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, ये भी आपका गुड कंडक्टर होता है। मिल्क, ये भी गुड कंडक्टर है आपका। और हनी जो होता है दोस्तों, जिसे मध या फिर शहद कहा जाता है, ये आपका पुअर कंडक्टर है। सोडा कंपाउंड्स, जिसमें जो भी सोडे से जो बने होते हैं वो भी आपके गुड कंडक्टर होते हैं। मर्क्यूरी गुड कंडक्टर है, ये भी आपका। और फ्यूल्स जो होता है दोस्तों, ये आपका पुअर कंडक्टर है। तो इस टेबल को ज़रा अच्छे से याद रखिएगा कि कौन से मटेरियल्स गुड कंडक्टर है और कौन से पुअर कंडक्टर है।
देखिए हाउ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपके लिक्विड्स जो होते हैं ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हाउ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हेन मिक्स्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम कैन ब्रेक अपार्ट एंड फॉर्म पॉजिटिव एंड निगेटिव पार्टिकल्स और आयंस इन दी वाटर। देखिए जब भी अगर कोई पानी या जब भी कोई सॉल्यूशन होता है, जब भी कोई पानी हम लेते हैं और उसके अंदर कुछ मिक्स करते हैं, हम उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस को, अगर अलग अलग सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं और उसके अंदर से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, या फिर ऐसा समझिए कि हम करंट के जो वायर्स है उसके अंदर हम अगर उसको वायर्स को डालते हैं तो वहाँ पर जो जो आपके सब्सटेंसेस है, वो सब्सटेंस जो होता है आपका वो ब्रेक होता है, यानी वो टूट जाता है। और टूटने के बाद वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस होने के बाद वो आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है और आपके पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस वहाँ पर बनते हैं, या फिर पार्टिकल्स, आपके पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल्स उस पानी के अंदर बनते हैं। दीज आयंस कैन पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। जिस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके वहाँ पर होते हैं सॉलिड के ऊपर, उसी तरह से यहाँ पर वो ब्रेक होकर आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है। द मोर इज़ द नंबर ऑफ आयंस इन अ लिक्विड द बेटर कंडक्टर it is of electricity. The more is the number of ions in a liquid, the better conductor it is of electricity। यानी कि देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपका लिक्विड है और आपके लिक्विड के अंदर अगर आपके आयंस अगर क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, आपके निगेटिव और पॉजिटिव अगर आयंस की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो रही है, आप अगर डिस्टिल वाटर लेते हैं उसमें थोड़ा सा किसी कदर आप अगर जो सो नमक डालेंगे बहुत कम क्वांटिटी में, तो उसकी जो पुअर कंडक्टर था वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो तो करेगा, लेकिन उतनी क्वांटिटी में जैसे उतना हाई वोल्टेज में जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करता। लेकिन आप अगर नमक की क्वांटिटी उस डिस्टिल वाटर के अंदर बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा उसकी जो पावर होता है एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर होता है वो बढ़ जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर कंडक्टर्स के अंदर, ये एक लिक्विड के अंदर अगर आयंस की क्वांटिटी अगर नंबर्स अगर ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी ज़्यादा बहती है वहाँ पर, या फिर ज़्यादा कंडक्ट होती है, बेहतर कंडक्ट होती है वहाँ पर। दैट इज़ वाई डिस्टिल वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट साल्ट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मैंने अभी कहा वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर डिस्टिल वाटर है तो वो पुअर कंडक्टर है, क्योंकि वहाँ पर आयंस की जो क्वांटिटी रहेगी वो बहुत कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी। लेकिन आपका जो साल्ट वाटर होता है वहाँ पर आपके जो आयंस होते हैं, जो निगेटिव पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं, तो वो वहाँ पर बढ़ जाते हैं, इसलिए साल्ट वाटर के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से कंडक्ट होती है। However, many compounds do not form any ions on mixing them with water and therefore they are poor conductors of electricity such as sugar water, oil and alcohol। तो जैसे कि अल्कोहल है आपका या फिर ऑयल है और शुगर वाटर है, तो ये आपके पुअर कंडक्टर है, क्योंकि इनके अंदर जो आयंस होते हैं उन आयंस की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए ये पुअर कंडक्टर कहलाते हैं आपके। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रो का मतलब है आपके इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसका मतलब होता है टूटना, किसी भी चीज़ के अंदर टूटना या फिर विभाजित होना जो कहते हैं वो हम लाइसिस को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का या फिर आपके जो चार्जेस है उनका टूटना यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। द इफेक्ट इन विच कंपोनेंट्स ऑफ a compound get split due to passing an electric current through it is called electrolysis। यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं, अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पर जो उसके आयंस है वो टूटेंगे। अगर आप इस डायग्राम, इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे तो ये जो आयंस है यहाँ पर जो मिले हुए नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये टूटेंगे और टूटने के बाद जब ये अलग होंगे, डिवाइड हो जाएंगे या फिर विभाजित हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को दोस्तों हम कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस।
व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इलेक्ट्रोड क्या है। एन इलेक्ट्रोड इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट इनटू नॉन मेटल्स एंड अदर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर हमने जो पिछले वाला जो पिक्चर देखी है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स की, तो ये है आपका ये जो रॉड नज़र आ रहा है आपको, ये है आपके इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं दोस्तों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखते हैं। और आपका जो नॉन मेटल होता है, यानी कि सॉल्यूशन क्या है आपका, नॉन मेटल है, तो वहाँ से यह आपके इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है। इलेक्ट्रोड विद्युत का एक सुचालक है जो विद्युत धारा को गैर धातुओं और विद्युत के अन्य खराब सुचालकों में प्रवाहित कर सकता है। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वहाँ पर वो काम करता है इलेक्ट्रोड। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। अ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, देखिए, अ सॉल्यूशन दैट ब्रेक्स इनटू इट्स आयंस on passing electricity through it is called as electrolyte. Electrolytes are used in the process of electroplating. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है दोस्तों, ये हम देखेंगे अभी आगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप इतना समझिए कि वो विलयन जो विद्युत प्रवाहित करने पर अपने आयनों में विघटित हो जाता है। यानी कि जब हम उसके अंदर करंट को फ्लो करा रहे हैं, जब हम उसमें करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो वो टूट रहा है, तो टूटकर आयन्स के अंदर वो विभाजित हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जब टूटता है, तो वो जो टूटा हुआ जो सॉल्यूशन होता है, टूटने से पहले जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, और वो टूटकर फिर आपके आयन्स के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, देखिए दोस्तों, एनोड और कैथोड के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो सो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज रखने वाला क्या एनोड है, या फिर क्या निगेटिव चार्ज रखने वाला एनोड है। तो समझिएगा, ये एक बहुत ही आसान और सिंपल सा एक कंसेप्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर। अब देखिए, अगर डिफिनेशंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड is the positively charged electrode is called anode। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिवली चार्ज एनोड इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड है, और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो आपका कैथोड है। लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके सेल के ऊपर कि आपका सेल किस टाइप का है, आपका सेल किस टाइप का है। यानी कि अगर सेल की आप अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आपके सेल दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ये भी हम देखेंगे। देखिए, एनोड जो होता है, एनोड्स यानी कि आप अगर किसी सेल को आप वहाँ पर अटैच कर रहे हैं, और उस अटैच सेल से आप एनर्जी आप अगर दे रहे हैं, आप अगर किसी केमिकल को एनर्जी दे रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी, आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो देखेंगे यहाँ पर देखिए, वाटर आयंस एंड कैटायंस। एनायंस इज़ अ नेगेटिवली चार्ज आयन एंड कैटायंस इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। यानी कि एनायन किसे कहते हैं, जो निगेटिवली चार्ज होते हैं हम उसे एनायन कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसे हम कैटायंस कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट कि एनोड और कैथोड क्या है। अब ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है दोस्तों, ये है आपका इलेक्ट्रिक सेल। एक एग्जांपल लीजिए, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम जो बात कर रहे हैं वही है गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है दोस्तों, आपकी जो केमिकल एनर्जी है, गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये वाले गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करते हैं, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि ये आपका क्या है, केमिकल है, ये आपका केमिकल है, तो ये केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यहाँ पर ये बल्ब आपका ग्लो हो रहा है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, यानी कि गैल्वेनिक
सेल। तो यहाँ पर एनोड जो रहेंगे ये आपके निगेटिव चार्ज रहेंगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये वाले, तो यहाँ पर क्या है, हमने एक बैटरी अटैच कर दी यहाँ पर, या फिर सेल अटैच कर दिया। अब ये सेल से यहाँ पर एनर्जी नीचे जा रही है, ये सेल से एनर्जी नीचे जा रही है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो ये जो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पर जो आपके एनोड रहेंगे वो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, लेकिन अगर गैल्वेनिक सेल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आपके जो एनोड रहेंगे वो निगेटिव चार्ज रहेंगे और कैथोड जो रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है, कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आएगा वहाँ पर एनोड पॉजिटिव रहेगा और कैथोड निगेटिव रहेगा, और गैल्वेनिक सेल जहाँ पर आता है तो वहाँ पर आपका एनोड निगेटिव रहेगा और कैथोड पॉजिटिव रहेगा। अब केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, वी नो दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू सॉल्यूशन इट आयोनाइजेस and breaks down into ions. This is because of chemical reaction that takes place when an electric current passes through a solution. यानी कि हम अगर कोई सॉल्यूशन लिए, हमने कोई एक बीकर लिया और बीकर के अंदर डाला हमने सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के अंदर हमने अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया तो वहाँ पर क्या होगा, वो ब्रेक होगा और आयोनाइज में, यानी कि आयोनाइजेस होगा वहाँ पर, यानी कि वो जो सॉल्यूशन था वो ब्रेक होगा, टुकड़े होगा और वहाँ पर उसके आयंस बनेंगे, और आयंस बनने के बाद वो आपका केमिकल इफ़ेक्ट होगा। उस जो सॉल्यूशन के अंदर जो इफ़ेक्ट होगा वो केमिकल इफ़ेक्ट होगा। और केमिकल इफ़ेक्ट होने के आपको जो सो पता कैसे चलेगा, तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स यूज्ड द फॉलोइंग इफेक्ट्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन दिस सॉल्यूशन। अब वहाँ पर केमिकल इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये आप 3 स्टेप में समझ सकते हैं। मेटेलिक डिपॉजिट्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, हमने जो रॉड उसके अंदर जो यूज़ किए हैं या फिर इलेक्ट्रोड्स जो यूज़ किए हमने, तो वो वहाँ पर क्या होगा, मेटेलिक डिपॉजिट होगा, यानी कि धात्विक जमाव जिसे हम कहते हैं। मेटेलिक डिपॉजिट को हम कहेंगे धात्विक जमाव। तो धात्विक जमाव यानी कि कोई मेटल वहाँ पर आकर उसके ऊपर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोड हमने जो डाला था उस बीकर के अंदर, तो वहाँ पर आकर वो जमा होगा, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड मेटेलिक डिपॉजिट्स। फिर दूसरा एक उसका और एक उसकी ये है कि चेंज इन कलर ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूशन का आपके जो कलर था तो वो सोल्यूशन का कलर आपके चेंज हो जाएगा। अ रिलीज ऑफ गैस और प्रोडक्शन ऑफ बबल्स इन द सोल्यूशन, तो यानी कि अगर बहुत सारे जगह पर आपने अगर देखा होगा, कहीं आप अगर वाटर को अगर बॉईल करते हैं, पानी को अगर आप गर्म करते हैं किसी हीटर वगैरह में, तो वहाँ पर साइड से अगर आप बबल्स निकलते हुए देखते हैं तो उस टाइप्स के बबल्स जो है सो वहाँ पर रिलीज़ होंगे। तो ये जो स्टेप्स रहेंगे दोस्तों, इससे आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये कहलाता है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफ़ेक्ट हो रहा है वो। अब देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? तो एक आसान सा कंसेप्ट है, सिर्फ नाम आपको दिखने को हार्ड दिख रहा है ये, लेकिन अगर समझ जाएं तो बहुत इजी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच लेयर ऑफ मेटल इज़ डिपॉजिटेड ऑन द अनदर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आप इस पिक्चर में भी आप देखेंगे दोस्तों, ये वाली जो पिक्चर्स है, तो इस पिक्चर में आप अगर देख रहे होंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को आसानी से ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक आयरन की रॉड है या फिर कोई पाइप है, और उसके ऊपर हम जिस तरह से कलर मारकर, हम जिस तरह से पेंट करके एक परत चढ़ा देते हैं, तो उसी तरह का एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है जिसे गैल्वेनिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो वहाँ पर एक तरह की उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है। क्यों चढ़ा दी जाती है? जैसे कि अगर हम लोहे की बात करेंगे दोस्तों, आयरन की, लोहे के जो बड़े बड़े जो ब्रिजेस होते हैं, तो वो ब्रिज क्या होते हैं? वो ब्रिज होते हैं आपके लोहे के, लेकिन जब पानी लगता है तो वो ब्रिज को जंग लगने चालू होता है। जब जंग लगेगा उसके ऊपर, जब रस्ट होगा वहाँ पर, तो वो ब्रिज जो है सो कमज़ोर हो जाएगा। उसकी जो एज है वहाँ पर, वो उस ब्रिज की जो वैलिडिटी है वो वहाँ पर कम होने लगती है, यानी कि वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो वो ख़राब ना हो इसलिए उसके ऊपर एक अलग मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है। या फिर आप अगर दूसरी अगर कोई एग्जांपल अगर समझेंगे, तो अगर आप यहाँ पर यहाँ पर देख रहे हैं, ये है क्रोम प्लेटेड टैप।
जो नल होते हैं आपके, यानी कि जो आप वॉश बेसन पे वगैरह जो स्टील के आपको जिस तरह से दिखाई देते हैं, तो अगर उस नल की अगर हम बात करेंगे तो अंदर से वो मटेरियल जो होता है दोस्तों, वो मटेरियल होता है आपका लोहे का या फिर आयरन का, और उसके ऊपर क्रोमियम की या फिर निकल की जो सो उसके ऊपर प्लेटिंग, निकल ने तो नहीं सॉरी, क्रोमियम जो होता है आपका उसकी प्लेटिंग कर दी जाती है, यानी कि एक तरह से पॉलिश कर दी जाती है उसको। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है ये आपका इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है, या फिर इस तरह से सिल्वर प्लेटेड गॉबलेट जिसे हम कहते हैं। तो ग्लास तो आपका स्टील का रहेगा या कोई और मेटल का रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो सो आपकी सिल्वर पॉलिश अलग से कर दी जाती है। या फिर आपके जो स्टील के जो मग आते हैं या फिर कॉपर प्लेटेड जो मग आते हैं, अंदर से तो स्टील रहेगा लेकिन ऊपर से उसको कॉपर की पॉलिश या फिर कॉपर प्लेटिंग कर दी जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ किया जाता है दोस्तों। जैसे कि स्टील के हो गया या जिंक का हो गया, या फिर कोई प्लास्टिक है तो उसके ऊपर भी अलग से कोई स्टील के है तो उसके ऊपर अलग से प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो डिफरेंट मेटल्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर निकल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टीन, ब्रास, जिंक, क्रोमियम एंड प्लैटिनम। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न धातुएं निकल, तांबा, सोना, चांदी, टीन, पीतल, जस्त, क्रोमियम और प्लेटिंग है। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपके जो बहुत सारे खाने के जो आइटम्स होते हैं, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, तो वो होते हैं आपके आयरन के डिब्बे में, यानी कि जो लोहे का होता है, लेकिन उसके ऊपर टीन की प्लेटिंग कर दी जाती है ताकि आपका जो फूड है वो वहाँ पर ख़राब ना हो, वहाँ पर वेस्ट ना हो। या फिर आप अगर आपके डेली लाइफ का अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, तो साइकिल का आपके जो हैंडल होता है या फिर आपके मोटरसाइकिल का जो बाइक का आपके जो हैंडल होता है, वो आपको नज़र आता है स्टील का। लेकिन अगर आप कोई पुरानी बाइक या पुरानी साइकिल अगर देखते हैं, तो वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो वो उसका जो हैंडल होता है दोस्तों, वो होता है आपका लोहे का, यानी कि आयरन का, और उसके ऊपर प्लेटिंग की जाती है। उसकी जो अदर अदर पॉलिश जो आपको निकलते हुए नज़र आती है, तो वो जो प्लेटिंग होती है वो क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। तो ये क्यों होती है? ताकि वहाँ पर जंग ना लगे, ताकि वहाँ पर रस्टिंग ना हो, जिसकी वजह से उसकी वैलिडिटी ज़्यादा दिन तक रहे और वो ज़्यादा दिन तक सेफ़ रहे। तो यहाँ पर भी आप अगर इस इमेज में अगर देखेंगे दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एग्जांपल है, गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो देखिए इस तरह से एक रॉड ली जाती है, ये है आपके इलेक्ट्रोड जिसे हम कहेंगे, और इस तरह से रॉड जो गोल्ड की ली जाती है उसे सॉल्यूशन में डाला जाता है, और ये जो सिक्का होता है, जो कॉइन होता है, ये आयरन का या फिर स्टील का कोई कॉइन होता है, तो उसके अंदर उसे उस सॉल्यूशन के अंदर डालकर वहाँ पर जो सो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कराई जाती है। और फ्लो कराने के बाद यहाँ पर जो इसके जो गोल्ड की जो क्या कहेंगे आप, उसके जो आयंस होते हैं या उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो निकल कर यहाँ पर आ जाते हैं और इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस। मेडिकल इक्विपमेंट्स इज़ मेड अप ऑफ निकल विच इज़ हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी, hence to avoid it from coming in contact with our body, a coating of platinum or gold is applied on the surface of nickel। देखिए निकल मेडिकल इक्विपमेंट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर निकल जो होता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अगर बॉडी इसके टच में आती तो हार्मफुल होता है। तो इसके ऊपर जो सो अलग से कोटिंग करा दी जाती है, या तो प्लैटिनम की या फिर गोल्ड की अलग से उसके ऊपर प्लेटिंग कराई जाती है। अब गैल्वेनाइजेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों, इसी तरह से सेम आप अगर बात करेंगे तो गैल्वेनाइजेशन क्या है। देखिए गैल्वेनाइजेशन, आपको नाम बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन गैल्वेनाइजेशन बहुत इजी कंसेप्ट है। एक ऐसा समझिए कि जो अभी जो मैंने जो ब्रिजेस की बात की थी, देखो दोस्तों यहाँ पर उसका आपको एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा। जो ब्रिज की मैंने बात की थी अभी, कि ब्रिजेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर मेड अप ऑफ आयरन बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। हाउएवर, in order to prevent iron from getting rusted, a coating of zinc is provided over it. This method is called galvanization of iron। यानी कि पुल और ऑटोमोबाइल के विभिन्न हिस्से लोहे के बने होते हैं क्योंकि ये मजबूती प्रदान करते हैं। हालांकि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है।
इस विधि को लोहे का गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। यानी कि आप इस इमेज में देखेंगे दोस्तों, इस तरह से जो सो एक बड़ा सा टैंक होता है। उस बड़े से टैंक में जो सो वहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो आपका जिंक की अगर हम परत चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, उस आयरन के ऊपर, उस लोहे के टुकड़े के ऊपर अगर हम जिंक की परत चढ़ा रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उसको पूरी तरह से मेल्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से। और उसे पिघालने के बाद ये वाला जो स्टील का आप या लोहे का जो टुकड़ा हो रहा है, यहाँ पर इसे इस तरह से क्रेन से या फिर ऐसे किसी तरह से वहाँ पर उसको उसके अंदर यहाँ पर डाला जाता है, इस लिक्विड के अंदर। और उस लिक्विड के अंदर डालकर उसे निकाल दिया जाता है वहाँ से। और वहाँ से जब निकालेंगे उसको तो फिर वो इस तरह से पूरा का पूरा पॉलिश किया हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये जो प्रोसेस रहेगा ये गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है दोस्तों। तो आपने बहुत सारे दफ़ा में आपने पिक्चर्स में या कहीं और भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े जो मोटर आपके जो कार्स होते हैं या फिर जो व्हीकल्स होते हैं, तो उनके भी जो स्टील के जो पार्ट्स जो बनाए हुए होते हैं या फिर आयरन के जो लोहे से जो पार्ट्स बने हुए होते हैं, तो उसके ऊपर भी गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से उन्हें भी उसके अंदर डुबोया जाता है और वहाँ से निकाल कर उसके ऊपर जो परत चढ़ जाती है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस ही कहलाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर जो था हमारा आज फिनिश होता है और जल्दी हम इसके ऊपर PYQs भी लेकर आ जाएंगे। और तब तक के लिए चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीटेड बाय स्टडी साइंस इस नाम से। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।